प्रिपरेशन, हाइड, ऊपर दिक्कत हो रहा था, तुमको दिख रहा है बोर्ड? नहीं दिख रहा है, सामने आ जाओ। अभी तक हाइड्रोजन प्रिपरेशन की जो लिस्ट हमने पढ़ी है, वो लिस्ट क्या है? एक्टिव मेटल्स, एक्टिव मेटल्स प्लस वाटर। अच्छा, एक्टिव मेटल्स, बातें नहीं आपस में। एक्टिव मेटल्स प्लस डाइल्यूट एसिड। अब हम पढ़ेंगे एक्टिव मेटल, एक्टिव मेटल्स प्लस एल्कली, कॉन्सेंट्रेटेड एल्कली। एल्कली में दो ही नाम आते हैं, NaOH और KOH। ये कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में रहेगा, मतलब एब्सेंस ऑफ वाटर और मिनिमम वाटर पॉसिबल। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे और एक्टिव मेटल्स ही रहेगा। इंपॉर्टेंट है इन द सेंस, जिंक, एल्यूमिनियम और लेड, सिर्फ यही तीन, सिर्फ यही तीन, सिर्फ का मतलब समझते हो ना, और कुछ नहीं। इनको कॉन्सेंट्रेटेड एल्कली में दे देते, NaOH, 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 ओनली these थ्री एलिमेंट्स। तुम्हें केमिकल चेंजेस एंड रिएक्शन में किसी कॉन्टेक्स्ट में या टॉपिक में यह बात बोली होगी, जिंक का ऑक्साइड, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड और लेड का ऑक्साइड, ये तीन एम्फोटेरिक होते, बताया था। ये तीन एम्फोटेरिक होते हैं। जिंक का, इवन जिंक का हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड, लेड का हाइड्रोक्साइड, याद रखना, जिंक, एल्यूमिनियम एंड लेड, इनके ऑक्साइड्स और इनके हाइड्रोक्साइड्स एम्फोटेरिक कहलाते हैं। एम्फोटेरिक का मीनिंग ये होता है, ये एसिड के साथ बिहेव कर, ये एसिड के तरह बिहेव करते हैं जब इनका रिएक्शन बेस से करवाते हैं, और ये बेस की तरह बिहेव करते हैं जब इनका रिएक्शन एसिड के साथ होता है। ये एसिड की तरह बिहेव करते हैं जब इनका रिएक्शन बेस के साथ होता है, और ये बेस की तरह बिहेव करते हैं जब इनका रिएक्शन एसिड के साथ होता है। दे बिहेव बोथ एज एसिड एंड बेसिस एंड हेंस दे आर नोन एज एम्फोटेरिक इन नेचर। सिर्फ ये तीन, हमारे सिलेबस की बात कर रहा हूँ 10th तक, ये तीन एम्फोटेरिक है। और भी कुछ हो सकता है, और भी इनफैक्ट और बहुत से ऐसे ऑक्साइड्स हैं जो एम्फोटेरिक बिहेव करते हैं, लेकिन हम इन तीन के बारे में पढ़ेंगे। तो इन्हीं तीन का मेटेलिक फॉर्म लिया मैंने, जिंक, एल्यूमिनियम और लेड। हमें क्या मिलता है, ये कई नोट बना लो। जिंक ऑक्साइड Al2O3, PbO, ZnOH होल ट्वाइस, AlOH होल ट्वाइस, PbOH होल ट्वाइस, ऑक्साइड्स, ऑक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड्स ऑफ जिंक, एल्यूमिनियम एंड लेड are amphoteric, meaning they behave both as acid and base। देखो इधर, ये हो गया क्या? देखिए,
ये कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में रहता है, नहीं हुआ था लिखना इतना स्लो ये। ए सुन, ए ए इधर देख, ये कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में रहे, तुम्हें क्या मिलेगा, एक सॉल्ट मिलेगा प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेटेड, और बैलेंस करने के लिए जरूरत पड़ेगी तो मीडियम से थोड़ा वाटर ले लेना। अगर बैलेंस करने के लिए जरूरत पड़ती है मीडियम से वाटर ले सकते, मीडियम में कुछ वाटर प्रेजेंट है, क्या मिलेगा तुम्हें, फॉर्मूला देख लो। एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है, 3+, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाएगा, एक ऑक्सीजन -2 फॉर्म में होता है, दो ऑक्सीजन मतलब -2 और -2 -4, एक एल्यूमिनियम कितना होता है, +3, टोटल नेगेटिव चार्ज -4 है, पॉजिटिव चार्ज +3 आया है, एक और पॉजिटिव चार्ज चाहिए +1, एल्यूमिनियम के लिए +3, दो ऑक्सीजन के लिए -4, और एक +1 चार्ज चाहिए, उसके लिए हम क्या लेंगे, सोडियम। तो जो सॉल्ट बनेगा वो क्या है, NaO2। अच्छा, ऐसे ही रिएक्शन जब हम लेड के साथ करेंगे तो लेड, ये लेड +2 फॉर्म में रहेगा, ये लेड 2+ फॉर्म में रहेगा, O2 ये -2 और -2 मतलब -4, टोटल नेगेटिव चार्ज -4 है, एक लेड +2 फॉर्म में रहेगा, तो तुम्हें और दो पॉजिटिव चार्ज चाहिए, और दो पॉजिटिव चार्ज, दो सोडियम कंपेंसेट करे, एक पॉजिटिव चार्ज चाहिए तो एक सोडियम आ जाएगा, लेकिन जब दो पॉजिटिव चार्ज चाहिए तो दो सोडियम लेने होंगे, ये है Na2Pb, ये बात समझी, ये फॉर्मूला ऐसे क्यों लिखा। अच्छा, और ऐसे अगर जिंक के साथ लिखेंगे, जिंक O2, जिंक के ऊपर चार्ज कितना आता है, 2+, O2 मतलब -4, एक जिंक मतलब +2, हमें और दो पॉजिटिव चार्ज चाहिए, वो कौन सप्लाई करेगा, Na2, ये Na2, ये Na2ZnO2, इसका नाम है सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट, इसको कहते हैं सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, या एल्यूमिनेट लिख सकते हैं, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। अच्छा, इसको कहते हैं सोडियम प्लम्बाइट। कोई डाउट है, जब तुम जिंक, आप ध्यान रखना यहां मैंने मेटल लिया है, मेटल का ऑक्साइड नहीं लिया, मेटल का हाइड्रोक्साइड नहीं लिया, मेटल का सल्फाइड नहीं लिया है, मेटल का क्लोराइड कुछ नहीं, सिर्फ मेटेलिक फॉर्म में ही है, जिंक लेड एल्यूमिनियम प्योर मेटल, और इसको ट्रीट करें कॉन्सेंट्रेटेड एल्कली। ये जो सॉल्ट मैंने कहा था, ये सॉल्ट क्या मिलेगा, यहाँ क्या मिलेगा, Na2ZnO2, अरे बताया ना अभी, यहाँ क्या मिलेगा, Na, यहाँ एक एल्यूमिनियम होगा NaNO2, और यहाँ क्या होगा, Na2PbO2, जिंक तो यहाँ तक, अच्छा समझ आ गया। अब बाकी तुम्हें यहाँ क्या मिलेगा, हाइड्रोजन, 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 अब इसे बैलेंस करना होता है, बैलेंस करो इसे, 2NaOH, 2NaOH, इसको बैलेंस करो, करो बैलेंस, लैबो लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ H2, ये एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट रखें, जिंक ग्रैन्यूल्स लेते हैं, उसको कहते हैं ग्रैन्युलेटेड जिंक, ग्रैन्युलेटेड जिंक को डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से ट्रीट करते हैं, जिंक, जिंक ग्रैन्यूल्स ग्रैन्युलेटेड होता है, और सल्फ्यूरिक एसिड,
सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूट फॉर्म में लिया जाता है, डाइल्यूटेड। जिंक ग्रेन्युलेटेड क्यों होता है? प्योर जिंक, प्योर जिंक रिएक्ट्स, प्योर जिंक रिएक्ट्स स्लोली। किसी चीज का ब्लॉक, किसी चीज का ब्लॉक ले लेना और उसको टुकड़ों में तोड़ देना। ग्रैन्यूल्स मतलब उसके स्पेरिकल सरफेस ले लेते हैं, उसको छोटे छोटे स्पेरिकल साइजेस में तोड़ लेते हैं। केमिकल रिएक्शन, आप एक लकड़ी के टुकड़े को जलाइए और उस लकड़ी के टुकड़े के पीस कर लीजिए, बहुत सारे पीसेस बना लीजिए और फिर उन पीसेस को जलाइए। वो पीसेस जल्दी जल जाएंगे, लेकिन लकड़ी का एक ब्लॉक ये लंबे वक्त तक चलता। कभी ऐसा हुआ है ठंड के टाइम में एक लकड़ी का टुकड़ा जलाते हैं और सुबह तक वो जलती रह जाती है? कभी नोटिस की हुई? ऐसा होता है, एक लकड़ी का टुकड़ा जलाते हैं घर में, ब्लॉक, एंड सुबह तक वो जल रही होती है। लेकिन उसी लकड़ी के अगर आप टुकड़े ले लेंगे, पीसेस ले लेंगे, तो वो जल्दी जल जाएगी। टुकड़े करने पर क्या फर्क पड़ता है? सरफेस एरिया बढ़ जाता है, रिएक्शन होने का सरफेस एरिया बढ़ जाता है। जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तुम अगर लकड़ी का एक टुकड़ा लेती हो और उसको जलाती हो, तो ऑक्सीजन सिर्फ सरफेस पे आके रिएक्शन करेगा, जो लकड़ी का ब्लॉक होगा अंदर उस पर ऑक्सीजन नहीं जा पाएगा, रिएक्शन स्लो होगा। लेकिन उसी लकड़ी को अगर तुम तोड़ के पीस पीस कर लेते हो, तो रिएक्शन होने का सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, वो जल्दी जल जाएगा। तो बजाय जिंक के पीसेस लेने के, बजाय जिंक के ब्लॉक्स लेने के, हम जिंक के ग्रेन्यूल्स लेते। मतलब ये एक जिंक का ब्लॉक है और इसको तुम तोड़कर थाउजेंड्स ऑफ ग्रेन्यूल्स बना लो। इससे क्या होगा? सरफेस एरिया, इससे सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। और सरफेस एरिया बढ़ना मतलब रिएक्शन, रिएक्शन फास्ट होगा, रिएक्शन जल्दी होगा। ये समझे? नहीं समझे? अगर इस जिंक के ब्लॉक को, ये ब्लॉक है, ये जिंक का ब्लॉक है और ये जिंक का ग्रेन्यूल्स है। अगर तुम एक ब्लॉक लेते हो और तुम एक ग्रेन्यूल्स लेते हो, इसी ब्लॉक का ग्रेन्यूल्स बना लो, ग्रेन्यूल्स बनाने से सरफेस एरिया बढ़ जाता है। सरफेस एरिया बढ़ जाता है मतलब रिएक्शन फास्ट होता है। तो हम जिंक के ब्लॉक नहीं लेते, जिंक के ग्रेन्यूल्स लेते, ग्रेन्यूलेटेड जिंक, जिंक के ग्रेन्यूल्स लेते। अच्छा, जब जिंक के ब्लॉक से जिंक के ग्रेन्यूल्स इंडस्ट्रीज में बनाए जाते हैं, जब जिंक का ब्लॉक जिंक के ग्रेन्यूल्स में, हम ये खुद से नहीं बनाते, हम ये बाजार से खरीद के लेके आते हैं। जब हम जिंक के ग्रेन्यूल्स खरीद के लेके आते हैं, जब कमर्शियली जिंक ब्लॉक से जिंक ग्रेन्यूल्स बन रहे होते हैं, तो इसमें कुछ इंप्योरिटी ऐड की जाती है। प्योर जिंक, उससे जब जिंक के ग्रेन्यूल्स बनाए जाते हैं, तो इसमें कुछ इंप्योरिटी ऐड की जाती है। इंप्योरिटी वर्ड अपने आप में अच्छा नहीं लगता, इसमें कुछ ऐसे सब्सटेंसेस ऐड कर दिए जाते हैं जो इसकी रिएक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। तो हम क्या लिखते हैं? प्योर जिंक एंड ग्रैन्युलेटेड जिंक। ग्रैन्युलेटेड जिंक आर मोर रिएक्टिव देन प्योर जिंक। या ये लिखेंगे प्योर जिंक रिएक्ट स्लोली एंड ग्रैन्युलेटेड जिंक रिएक्ट्स फास्टर। तो दे आर, अच्छा, ग्रैन्युलेटेड जिंक को हम कहते हैं कमर्शियली अवेलेबल जिंक, कमर्शियली अवेलेबल जिंक। और ये समझ आ गया जिंक के ग्रैन्युलेटेड फॉर्म क्यों लेते हैं। अच्छा, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड नहीं लेते। दो तीन बात याद रखना। अगर नाइट्रिक एसिड, सुन, अगर नाइट्रिक एसिड, अगर नाइट्रिक एसिड तुम डाइल्यूट फॉर्म में लोगे कभी, तो जो गैस लिबरेट होगी वो नाइट्रिक ऑक्साइड होती है, कलरलेस। अगर तुम HNO3 कहीं डाइल्यूट लोगे, मैं तुम्हें क्वेश्चन पूछ लेता हूं, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड वाज मेड टू रिएक्ट विद कॉपर, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड वाज मेड टू रिएक्ट विद कॉपर। अगर मैंने नाइट्रिक एसिड डाइल्यूट बोला, नेम द गैस लिबरेट, व्हाट इज द कलर ऑफ द गैस? जो गैस लिबरेट होती है वो गैस क्या है? नाइट्रिक ऑक्साइड, इसे नाइट्रिक ऑक्साइड कहते हैं, NO। और ये गैस क्या होती है? कलरलेस। अच्छा, यही नाइट्रिक एसिड अगर तुम कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में लोगे, तो जो गैस लिबरेट होगी वो NO2, इसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कहते हैं। और ये ब्राउन,
रेडिश ब्राउन कलर की। ऐसे ही अगर तुम H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड लोगे ना, तो जो गैस लिबरेट होगी वो सल्फर डाइऑक्साइड गैस लिबरेट होगी। नाइट्रिक एसिड व्हेन टेकन इन डाइल्यूट फॉर्म, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक एसिड व्हेन टेकन इन कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म, ये हमेशा के लिए, ये 9 के लिए नहीं, हमेशा के लिए। नाइट्रिक एसिड, अगर मैं तुम्हें ये रिएक्शन दे दूं, कॉपर प्लस HNO3 डाइल्यूट, कॉपर प्लस HNO3 कॉन्सेंट्रेटेड, और प्रोडक्ट क्या होंगे नहीं पता, लेकिन एक प्रोडक्ट पक्का से NO लिख देना, और यहाँ एक प्रोडक्ट पक्का से NO2 लिख देना। ऐसे ही अगर मैं तुम्हें ये रिएक्शन दे दूं, कॉपर प्लस H2SO4, कॉपर प्लस H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड, कॉपर प्लस H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड, तो पक्का से इसमें से गैस निकलेगी, वो गैस सल्फर डाइऑक्साइड होगी। अच्छा, अब तुम ये प्रॉब्लम फेस करोगे अगर H2SO4 को कॉन्सेंट्रेटेड, नाइट्रिक एसिड क्यों नहीं लेते? नाइट्रिक एसिड का जब कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म लेते हैं तो NO2 गैस निकलता है, और जब डाइल्यूट फॉर्म लेते हैं तो NO निकल रहा है। मतलब नाइट्रिक एसिड, तुम गैस कौन सी बनाना चाह रहे हो? हाइड्रोजन। और अगर तुमने नाइट्रिक एसिड ले लिया, कॉन्सेंट्रेटेड में NO2 और डाइल्यूट में NO निकलेगा, तुम्हारी हाइड्रोजन गैस निकलेगी, उसमें ये दोनों गैस भी साथ में निकलेगी, तो तुम्हें हाइड्रोजन गैस को इनसे सेपरेट करने के लिए अलग से प्रोसेस चलाने पड़ेंगे। तो ऐसा काम क्यों करना? अच्छा, यही प्रॉब्लम होगा अगर H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 सल्फर डाइऑक्साइड गैस लिबरेट करे, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। मुझे हाइड्रोजन गैस बनानी है और मैं कॉन्सेंट्रेटेड एसिड सल्फ्यूरिक ले लूं तो SO2 निकलेगा, लेकिन अगर कॉन्सेंट्रेटेड के बजाय मैं सल्फ्यूरिक एसिड को डाइल्यूट ले लेता हूं तो कोई सल्फर डाइऑक्साइड गैस लिबरेट नहीं होगा, मुझे प्योर हाइड्रोजन मिलेगा। तो कौन सी एसिड लेनी है? सल्फ्यूरिक एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड नहीं डाइल्यूटेड फॉर्म। इसके रीजन और भी है, पर ये रीजन सफिशिएंट, समझ है? तो लैबोरेटरी प्रिपरेशन जब करेंगे क्या लेंगे? ग्रैन्युलेटेड जिंक, एक ग्लास फ्लास्क लेते हैं, एक ग्लास फ्लास्क लेते हैं, उसमें जिंक के ग्रैन्यूल्स डाल देते हैं और उसको एक डिलीवरी ट्यूब से जोड़ देते हैं और हाइड्रोजन कलेक्ट हो जाता है। कोई डाउट है? डायग्राम देख लो कैसा होगा, लिख लो इसको। प्योर जिंक रिएक्ट स्लोली, ग्रैन्युलेटेड जिंक और कमर्शियल जिंक, granulated zinc or commercial zinc react faster, reacts faster. तो एक राउंड बॉटम फ्लास्क, देखो यहां जिंक के ग्रैन्यूल्स, और यहां से सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, रिएक्शन होगा। रिएक्शन कैसे होगा? जिंक प्लस H2SO4 डाइल्यूट, एक मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एक लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव को सब्स्टिट्यूट करेगा। अगर एक्टिविटी सीरीज अगर एक्टिविटी सीरीज देखोगे, जिंक हाइड्रोजन से ऊपर होता है, जिंक हाइड्रोजन से ऊपर होता है। आप ऐसे समझिए, सल्फेट के साथ हाइड्रोजन है,
सल्फेट के साथ हाइड्रोजन, और यहां तुमने जिंक भी लिया है। जिंक हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होने की वजह से सल्फेट के साथ जो हाइड्रोजन लगा है वो हाइड्रोजन बाहर आ जाएगा और जिंक उस जगह पे आ जाएगा। जिंक मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ये सल्फेट है, ये सल्फेट है, जिंक आ जाएगा, ये मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और हाइड्रोजन को जाना पड़ेगा। मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव विल सब्स्टिट्यूट लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव। अच्छा, एक जिंक की वैलेंसी कितनी होती है? 2+, और एक हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है? 1+। मतलब एक जिंक दो हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, या हाइड्रोजन बाहर आ जाएगा। हमारा तो काम हो गया ना। यहाँ क्या मिलेगा? Zn, दो हाइड्रोजन के बदले में एक जिंक आ गया और हमारा काम हो गया, हमें क्या मिल गया? जो चाहिए था। अच्छा, यहां से बबल्स निकलेंगे, यहां से बबल्स निकलेंगे, ये डिलीवरी ट्यूब, ये डिलीवरी ट्यूब में से ये कौन सी गैस है? हाइड्रोजन गैस। अच्छा, अब सुनो इधर, इसको कहते हैं कलेक्शन टावर। ये 9 में शुरू कर रहे हैं हम, क्लास 10 में इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी, सब चैप्टर में इसकी जरूरत पड़ेगी। कलेक्शन टावर में या तो एयर लेते हैं या वाटर लेते हैं। एयर और वाटर लेने का पर्पस ये होता है, कलेक्शन टावर आइदर कंटेन्स एयर और वाटर। यहाँ एयर ले सकते थे, वाटर ले सकते थे, लेकिन जब हाइड्रोजन कलेक्ट करेंगे तो एयर नहीं लेंगे। हाइड्रोजन बर्न्स violently in presence of atmospheric oxygen। एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आते ही हाइड्रोजन वायलेंटली बर्न हो जाता, एंड इट बर्न्स विथ अ पॉप साउंड, एंड इट बर्न्स विथ अ पॉप साउंड। तो एयर नहीं ले सकते, इस टावर में एयर नहीं ले सकते, तो इस टावर में क्या लेंगे? वाटर। दस दस इंस्टेंट एयर वाटर is taken in collection tower। Hydrogen gas does not, hydrogen gas neither combines, neither reacts nor dissolve। हाइड्रोजन और हीलियम हमारे पीरियोडिक टेबल में कुछ कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ये हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अच्छा, और ये हीलियम, ये भी गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इनको हम कहते हैं दे आर परमानेंट गैसेस। हाइड्रोजन और हीलियम को लिक्विड फॉर्म में लाना, ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म में होता है, लेकिन जब ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कराते हैं तो ऑक्सीजन को लिक्विड फॉर्म में ट्रांसपोर्ट कराते हैं। जितनी भी गैस है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, बाकी जितनी भी गैस के बारे में हम बात करते हैं वो सब गैसियस फॉर्म में होती तो है, लेकिन उनको लिक्विड फॉर्म में लाना कोई ज्यादा डिफिकल्ट काम नहीं। कुछ सुइटेबल टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस में हम उस गैस को लिक्विड फॉर्म में ले आते हैं। लेकिन हाइड्रोजन और हीलियम, इनको हम कहते हैं ये परमानेंट गैसेस है। कितने ही फोर्स लगा लिया, कितना ही प्रेशर दे दिया, कितना ही टेम्परेचर कम करते हैं, दे आर वेरी डिफिकल्ट टू लिक्विफाई। इनको लिक्विफाई नहीं कर सकते, मतलब इनका वाटर के साथ जो इंटरेक्शन की बात है वो ना के बराबर। इनको हम कहते हैं परमानेंट गैसेस, ये डिसॉल्व नहीं होती वाटर, हाइड्रोजन और हीलियम। तो अगर तुम्हारे कलेक्शन टावर में एयर है तो जो हाइड्रोजन तुम मेहनत से बना रहे हो वो हाइड्रोजन एयर के साथ कंबाइन हो जाएगा, बर्न हो जाएगा। लेकिन इसमें अगर वाटर रहता है तो जो हाइड्रोजन डिलीवरी ट्यूब से आ रहा है कलेक्शन टावर में, उसमें वाटर रहेगा,
तो वो उस वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, वो उस वाटर में डिजोल्व नहीं करेगा, तुम्हारा हाइड्रोजन सेफ। लेकिन एक प्रॉब्लम, ये समझे? अच्छा तुम्हें एक वैल्यू बता रहा हूं मैं, उसे कहते हैं वेपर डेंसिटी। उसे कहते हैं वेपर डेंसिटी। बातें नहीं आपस में। वेपर डेंसिटी क्या होती है? वेपर डेंसिटी का केमिस्ट्री में, हमारे 10th तक के सिलेबस की बात करो, वेपर डेंसिटी का हमारे केमिस्ट्री सिलेबस में कोई काम नहीं, सिर्फ एक काम की सेवा। तुम्हें मैं वेपर डेंसिटी दे दूंगा, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, और कोई इंटीजर नहीं, 2 से, और तुम्हें उसका मॉलिक्यूलर मास पता चलेगा। अगर मैं तुम्हें कहता हूँ मीथेन, अगर मैं तुम्हें कहता हूँ मीथेन, इसका वेपर डेंसिटी 8 है, इसको तुम किससे मल्टीप्लाई करोगे? 2 से। वेपर डेंसिटी को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और हमें क्या मिल जाता है? मॉलिक्यूलर वेट। वेपर डेंसिटी को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, हमें मॉलिक्यूलर वेट मिल जाता है। ठीक है, ये बात समझे? कोई डाउट है? नहीं। अच्छा, इससे हम क्या समझ सकते हैं? अगर मुझे वेपर डेंसिटी पता करनी है तो मैं क्या करूंगा? मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 2। हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, इसकी वेपर डेंसिटी कितनी होगी? हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का मॉलिक्यूलर वेट होता है, हाइड्रोजन का होता है 1 और क्लोरीन का कितना होता है? 35.5। 1 प्लस 35.5, ये कितना होगा? 36.5। ये क्या है? मॉलिक्यूलर वेट। और इसको किससे डिवाइड करेंगे? 2 से। यस, ये कितना आएगा? 18 पॉइंट। तो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का वेपर डेंसिटी कितना है? 18.25। अच्छा ऐसे ही अगर मैं तुम्हें एमोनिया का वेपर डेंसिटी पता करने बोलूं तो कितना होगा? एमोनिया का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 17। हेलो, एमोनिया का मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 17। तो एमोनिया का वेपर डेंसिटी कितना होगा? 8.5। एयर का वेपर डेंसिटी होता है 14.4। एयर का वेपर डेंसिटी होता है, एयर का वेपर डेंसिटी होता है 14.4। अच्छा इधर सुन, ये क्यों बताया? अब एक कलेक्शन टावर है, इस कलेक्शन टावर में एयर है, और तुमने इसमें HCl इंट्रोड्यूस कर दिया। मेरे पास एक कलेक्शन टावर है, मेरे पास एक कलेक्शन टावर है, और इसमें मैं एयर ले रहा हूं, ये ब्लैक डॉट्स एयर के हैं, और इसमें मैं रेड डॉट्स लगा रहा हूं। ये डॉट्स किसके? ये डॉट्स सपोज HCl के। एयर और HCl में कुछ इंफॉर्मेशन हमारे पास होना चाहिए। ये दोनों एयर गैस फॉर्म में प्रेजेंट है, ये भी गैस फॉर्म है, ये भी गैस फॉर्म। अच्छा, जिसकी वेपर डेंसिटी ज्यादा होगी वो सेटल हो जाएगा, और जो जिसकी वेपर डेंसिटी कम होगी वो ऊपर रहेगा। तो अगर मैं एक कलेक्शन टावर में एयर रखता हूं और इसमें HCl इंट्रोड्यूस करता हूं, किसकी वेपर डेंसिटी ज्यादा है? HCl। मतलब HCl के पार्टिकल्स नीचे मूव कर जाएंगे और एयर के पार्टिकल्स ऊपर मूव कर जाएंगे। तो नीचे क्या होगा? HCl, और ऊपर क्या होगा? एयर। इसको हम कहते हैं अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर। अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर, ये बात समझे? या डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ HCl। अगर इसी में मैं अमोनिया दे देता हूं तो कौन ऊपर जाता? अमोनिया। तो मैं क्या बोलता? एयर नीचे आता, तो मैं क्या कहता? डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर, अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ अमोनिया। ये बात समझ आए? अच्छा, इसी तरह से अब इस कलेक्शन टावर में मैं एयर नहीं ले सकता, अब मैं क्या लूंगा? वाटर। और इस डिलीवरी ट्यूब से कौन लाएगा? हाइड्रोजन। इस वाटर से होके गुजरेगा, ना तो वाटर के साथ हाइड्रोजन रिएक्ट करता है, ना डिसॉल्व करता है। तो नीचे वाटर रह जाएगा और ऊपर क्या कलेक्ट होगा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन इज कलेक्टेड ओवर वाटर।
In collection tower, how hydrogen is collected? In collection tower, how hydrogen is collected? अरे जो डायग्राम दिखा है वही बोलोगे. It is collected over water downward displacement of एयर. है ही नहीं इसमें. कोई डाउट है? ये लिखा है ना. इतनी मेहनत से जो तुमने हाइड्रोजन बनाया वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाता है, बर्न हो जाता है, वाटर बन जाता है. H2 प्लस हाफ O2, ये H2O बन जाता. तुम्हारी मेहनत ही बेकार हो गई सारी. तुमने हाइड्रोजन बनाने के लिए सब कुछ किया था और एयर के कांटेक्ट में आती है हाइड्रोजन, फिर बर्न हो जाता है, तो हाइड्रोजन ही कहां रहा? कोई डाउट है इसमें? अच्छा, लेबोरेटरी प्रिपरेशन करने के लिए, लेबोरेटरी प्रिपरेशन करने के लिए क्या क्या नेसेसरी कंडीशन है? जिंक प्योर फॉर्म में लोगे क्या? ग्रैन्युलेटेड. प्योर फॉर्म में जिंक स्लोली रिएक्ट करता है, बस इतना लिख. ग्रैन्युलेटेड फॉर्म में, ग्रैन्युलेटेड जिंक को कहते हैं कमर्शियली अवेलेबल जिंक. इट रिएक्ट्स फास्टर. Why sulfuric acid is taken in diluted form? Because when zinc is made to react with concentrated sulfuric acid, sulfur dioxide is gas. Sulfur dioxide gas is liberated along with hydrogen. Does needs separation of gases? नहीं करता. Hence H2SO4 is taken in diluted form. Reaction क्या है? More electropositive zinc displaces less electropositive hydrogen. Hydrogen is made to pass through delivery tube and is collected in a collection tower, not with air but with water. Why not collected with air? Because it reacts violently. Why collected over water? Neither reacts nor dissolves in water. हो गया हाइड्रोजन प्रिपरेशन. देखो लिख देता हूँ दो चार रीजन. अच्छा, ये पहले थोड़ा सा नोट बना लो, फिर दो दो तीन रीजनिंग लिख. रीजनिंग एंड प्रिकॉशन ड्यूरिंग लैबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन. रीजनिंग एंड प्रिकॉशंस. रीजनिंग and precautions for laboratory preparation of hydrogen. एक प्रिकॉशन जो याद रखना, इस पूरे प्रोसेस के ड्यूरिंग डे लीकेज नहीं होनी चाहिए. लीकेज अगर होगा तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी, अगर वो लीक करके एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ जाता है. अगर इस पूरे apparatus में कहीं भी लीकेज होता है तो जो हाइड्रोजन लिबरेट हो रही है वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा, बर्निंग हो. देयर शुड बी एब्सोल्युटली नो लीकेज in the apparatus. Precautions. There should be. अच्छा ऐसे लिख लो. The apparatus should be airtight. The apparatus should be airtight because hydrogen produced is combustible, catches fire easily, is combustible, burns with a pop sound. Burns with a pop sound. In presence of air. Next. बात मत करो आपस. Zinc to be taken granulated, not pure.
Number 3, H2SO4 should be taken diluted, not concentrated, since concentrated बात मत करो आपस में, since concentrated sulfuric acid वो बात कर, since concentrated sulfuric acid acts as oxidizing agent and liberates sulfur dioxide. बढ़ने सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूट इधर देखो जरा, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जब लेते हैं वो कैसे टूटता है, H2SO4 टूटता है, H2SO4 अच्छा हमने बात करी थी ना, सल्फर ट्राइऑक्साइड को कहा था एनहाइड्राइड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, केमिकल चेंजेस एंड रिएक्शन चैप्टर में सल्फर ट्राइऑक्साइड को कहा था एनहाइड्राइड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, यू रिमेंबर दैट स्टेटमेंट? नो, कॉपी है वो, ये वो कॉपी है, देखो सल्फर ट्राइऑक्साइड, I made you write this statement probably. Sulfur trioxide is anhydride of sulfuric acid. अच्छा इधर देखो सल्फ्यूरिक एसिड टूट जाता है, तत्काल टूट के क्या देता है, H2O प्लस SO3, सल्फर डाइऑक्साइड टूट जाता है H2O प्लस SO3 देता है, और ये जो SO3 है ये फर्दर टूट जाता है, ये SO3 फर्दर टूट जाता है और क्या देता है, सल्फर डाइऑक्साइड प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, ये नेसेंट ऑक्सीजन ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सल्फ्यूरिक एसिड ये टूट के क्या दिया, H2 और SO3, और ये SO3 फिर टूट गया, क्या दिया, SO2, और ये नेसेंट ऑक्सीजन क्या किसकी तरह काम करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अच्छा अब जो मैंने बात यहाँ पे लिखी है ये उसका केमिकल रिएक्शन है, मैंने यहाँ क्या लिखा है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 should be taken diluted, नॉट कॉन्सेंट्रेटेड, अगर कॉन्सेंट्रेटेड लेते हो तो वो किसके तरह एक्ट करता है, क्योंकि वो नेसेंट ऑक्सीजन देता है और वो साथ में क्या लिबरेट करता है, सल्फर डाइऑक्साइड, दोनों ही हमारे लिए अच्छा नहीं है। अच्छा दोनों ही हमारे लिए अच्छा क्यों नहीं है, दोनों ही हमारे लिए अच्छा नहीं, हाँ अगर हाइड्रोजन लिबरेट हो रही है, अगर नहीं इससे भी बड़ी बात है साहू, अगर हाइड्रोजन लिबरेट हो रही है और इसके साथ सल्फर डाइऑक्साइड गैस लिबरेट हो रही है, डिफरेंशिएट कर लेंगे, अगर सल्फर डाइऑक्साइड लिबरेट हो रहा है तो साथ में नेसेंट ऑक्सीजन बन रहा है, वो तुम्हारी इस हाइड्रोजन को बाहर जाने नहीं देगा, ये हाँ ये नेसेंट ऑक्सीजन हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करके उसको क्या बना देगा, वो अच्छा, तुम्हारी हाइड्रोजन फिर बेकार होगी, इसी को हम, अच्छा किसी ने हिंदी में कहावत कहा था कि सारे काम पे पानी फिरा, उसने ऐसा कुछ रिएक्शन नहीं किया हो, हाइड्रोजन वाटर बन गया, नहीं समझी, ये वाला समझी, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऑटोमेटिकली टूट जाता है, टूट के क्या देता है, H2O प्लस SO3 फर्दर टूट जाता है, टूट के क्या देते हैं, SO2 प्लस O। अब ये जो नेसेंट ऑक्सीजन, अगर तुम कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लेती, अगर तुम कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लेती, जो हाइड्रोजन लिबरेट हो रहा था ना, ये कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ये क्या देता तुम्हें, वाटर SO2 प्लस O, तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूं, ऐसे लिख सकता हूं ना, H2O प्लस SO2 प्लस O, ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन के बाहर आता
और ये नेसेंट ऑक्सीजन तुम्हारे हाइड्रोजन को क्या बना देता, वाटर। तुम्हारा हाइड्रोजन बेकार हो गया ना, इसीलिए कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड कभी नहीं लेते। अच्छा यही रिएक्शन अगर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, ये है रिएक्शन ऑफ H2SO4 इन कॉन्सेंट्रेटेड मीडियम, इन कॉन्सेंट्रेटेड मीडियम। अगर यही H2SO4 डाइल्यूट फॉर्म में होगा ना, रिएक्शन ऑफ H2SO4 इन डाइल्यूट फॉर्म, इन डाइल्यूट फॉर्म ये कैसे टूटता है, H2SO4 टूटकर तुम्हें देगा 2H प्लस SO4 2 माइनस। देखो टूटने का तरीका ही बदल गया, इसमें नेसेंट ऑक्सीजन तुम्हें कहीं नहीं दिख रहा, और क्योंकि नेसेंट ऑक्सीजन नहीं बन रहा है तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी तुम्हें नहीं दिख रही। यहां पर कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टूटता किस तरह से, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड किस तरह से टूटता है, ये बात समझी। यहां सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी नहीं है और नेसेंट ऑक्सीजन भी, क्योंकि नेसेंट ऑक्सीजन नहीं है तो ऑक्सीडाइज नहीं करेगा और सल्फर डाइऑक्साइड भी नहीं बनेगा। कोई डाउट है, देख लो। सुनो यही रो, देख हम जिंक का ग्रेन्यूल किसमें दे रहे हैं, डाइल्यूट। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड कैसे टूटता है, ये इक्वेशन इधर लिखा है। अच्छा ये बोलो H+ के पास एक भी इलेक्ट्रॉन है क्या, हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में जिसके न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होता है और बाहर एक इलेक्ट्रॉन, और तुमने वो इलेक्ट्रॉन भी ले लिया, इसीलिए इसको कैसे लिखते हैं खुशी, H+। मतलब H+ के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। जिंक कितने पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है, 2। देखना ये एक जिंक ले लो, और जिंक को मैंने तुम्हें पता है क्यों कहा था मेटेलिक फॉर्म में लेने के लिए, मैंने कहा था ना जिंक किस फॉर्म में लेना, ना ऑक्साइड ना हाइड्रोक्साइड ना क्लोराइड ना ब्रोमाइड ना सल्फाइड कुछ, जिंक किस फॉर्म में लेना, मेटेलिक। पता है जिंक का मेटेलिक फॉर्म में होने का सिग्निफिकेंस ये है, अगर वो क्लोराइड के फॉर्म में होता ना खुशी, अगर जिंक क्लोराइड के फॉर्म में होता तो जिंक अपने इलेक्ट्रॉन्स क्लोराइड को दे चुका होता। अगर जिंक ऑक्साइड फॉर्म में होता तो जिंक अपने इलेक्ट्रॉन्स ऑक्साइड को दे चुका होता। लेकिन अगर मैंने जिंक को मेटेलिक फॉर्म में लिया है, मतलब जिंक की इलेक्ट्रॉन्स अभी भी जिंक के पास है, उसने किसी को नहीं दी, और मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन देने की। हाँ तो अब एक तुमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की बोतल ली है, उसमें बहुत सारा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, वो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड कैसे टूटा है, 2H+ और SO4 2 माइनस, मतलब डाइल्यूट। अगर ये बीकर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का होता तो इसमें करोड़ों अरबों H+ होते, क्योंकि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐसे टूटता है। अच्छा अब तुमने जैसे ही इसमें जिंक का टुकड़ा डाला, वो जिंक क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा इसको H+ को। देखो यहां एक H+ लिखता हूं मैं, यहां एक और H+ लिखता हूं। जिंक कितने इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, 2। ये एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। अच्छा ये क्या बन जाएगा, H.। इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल गया तो ये क्या बन जाएगा, H.। और ये क्या बन जाएगा, H.। और जिंक किसमें बन गया, Zn2+। यहां एक H+ है और यहां एक H+ है, मैं जिंक, मैंने अपना एक इलेक्ट्रॉन इस H+ को दे दिया तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन आ गया ना, ये H.। मतलब एक इलेक्ट्रॉन, ये एक H.। मतलब एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन आ गया, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन आ गया, जिंक क्या बन गया, Zn2+। अच्छा हमने बात करी थी हाइड्रोजन क्या कंप्लीट करता है, डुप्लेट। हाइड्रोजन क्या कंप्लीट करता है, डुप्लेट। अच्छा क्या होगा, इस हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, इस हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों बेचारे हाइड्रोजन आपस में आके ये क्या बन गए, H2। अच्छा आप समझे ना, सल्फ्यूरिक एसिड तुमने डाइल्यूट किया होता तो ना H+ होते, ना जिंक इलेक्ट्रॉन देता, ना हाइड्रोजन लिबरेट होता। कहानी जिंक क्यों दिया, जिंक ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है ना, जिंक के पास इलेक्ट्रॉन है, वो जिंक इलेक्ट्रॉन दे के स्टेबल होता है। अच्छा ये Zn2+ किसके साथ चला जाएगा,
ये Zn2+ जो बना ये किसके साथ चला जाएगा, सल्फेट, इसलिए रिएक्शन। अच्छा इस रिएक्शन को देखो, अब तुम बहुत अच्छे से इसको हम बेटर समझ सकते हैं कि इसमें क्या हुआ है। नाउ वी अंडरस्टैंड इट बेटर। जिंक क्या बना है, Zn2+, और ये क्या है, SO4 2-, मतलब रिएक्शन क्या हुआ है, Zn SO4, और क्या गैस लिबरेट होगी, H2। अब समझ आ गया, देखो तो सब कुछ के कारण है अपने, डाइल्यूट लेना, ये लेना, ये नहीं लेना, देखो। अच्छा ग्रैन्युलेटेड क्यों लिया, ताकि जल्दी से इलेक्ट्रॉन दे दो और हाइड्रोजन जल्दी जल्दी फटे। Very important reagents to be used during preparation of, during laboratory preparation of H2 लिखो, important reagents। जब हम ग्रैन्युलेटेड जिंक लेते हैं, जब हम ग्रैन्युलेटेड जिंक लेते हैं तो एक प्रॉब्लम था कि वो, नहीं जब हम प्योर जिंक लेते तो एक प्रॉब्लम था कि वो स्लो रिएक्ट करता है और ग्रैन्युलेटेड जिंक फास्ट रिएक्ट करता है। और एक बात ये भी मेंशन किया था हमने कि ग्रैन्युलेटेड जिंक होता है वो कमर्शियली अवेलेबल जिंक होता है। जब ये जिंक प्योर फॉर्म से ग्रैन्युलेट फॉर्म में बनाया जाता है तो इस इंडस्ट्रीज के प्रोसेस के ड्यूरिंग कुछ इम्प्योरिटीज है जो आ जाती है। जब ग्रैन्युलेटेड जिंक बनाया जाता है तो कुछ इम्प्योरिटीज है जो ग्रैन्युलेटेड जिंक में आ जाती है, और ये इम्प्योरिटीज इस पूरे प्रोसेस के ड्यूरिंग रिएक्शन में कुछ और अनवांटेड गैसेस का प्रोडक्शन करती है। फिर से बोल रहा हूँ, एक रिएक्शन जब हम करा रहे होते हैं तो उसमें कुछ इम्प्योरिटीज होती है। ये इम्प्योरिटीज कैसे आती है, जो सल्फ्यूरिक एसिड हम यूज करेंगे, तुम लैब में अगर देखोगे जो सल्फ्यूरिक एसिड की बॉटल होती है उसमें ऐसे लिखा होता है, उसमें प्योर सल्फ्यूरिक एसिड 100% प्योर सल्फ्यूरिक एसिड नहीं रहता। लैब में जो हम रिएजेंट यूज करते हैं उनको एलआर कहते हैं, एलआर, दोज आर लैबोरेटरी, दोज आर नोन एज लैबोरेटरी रिएजेंट्स। और कुछ अल्ट्रा प्योर केमिकल्स आते हैं उनको हम कहते हैं एआर, दे आर नोन एज एनालिटिकल, एनालिटिकल रिएजेंट्स। तो जितने भी एलआर होते हैं, हमने क्या बोला था, लैबोरेटरी रिएजेंट ना, ये प्रोसेस लैबोरेटरी रिएजेंट, लैबोरेटरी प्रिपरेशन था। तो इसमें जो हम लैबोरेटरी रिएजेंट यूज करते हैं, लैबोरेटरी रिएजेंट्स मतलब इसमें कुछ ना कुछ इंप्योरिटी होगी होगी, ये सस्ते आते हैं। ये बॉटल, ये मैं एक रेशियो बता रहा हूं तुम्हें, H2SO4 की बात कर रहे हैं हम, H2SO4 एलआर अगर होगा तो 1 लीटर, खूब जोर मान के चलो 1000 रुपीज लीटर। 1 लीटर सल्फ्यूरिक एसिड अगर एलआर है तो वो 1000 की आती है। लेकिन अगर यही सल्फ्यूरिक एसिड अगर एआर है, ये 1 लीटर 36,000 रुपीज तक लीटर में जाती है। ये 100% प्योर होता है, मतलब इसमें कुछ और इंप्योरिटी नहीं है, प्योर हाइड्रोजन और सल्फेट है बस, लेकिन इसमें इंप्योरिटी होती है। तो जब हम प्रिपरेशन करेंगे तो हाइड्रोजन गैस के साथ हमें हमें नहीं पता इसमें क्या क्या इंप्योरिटीज होंगी, नहीं हमें पता है। जब हम लेबोरेटरी प्रिपरेशन कर रहे होते हैं सल्फ्यूरिक एसिड का, जो सल्फ्यूरिक एसिड में यूज करूंगा, जब वो लैब में बनाया जाता है तो एक, वो भी एक प्रोसेस के थ्रू होकर गुजरता है। जो सल्फ्यूरिक एसिड मैंने हाइड्रोजन प्रिपरेशन के लिए यूज करी है, वो सल्फ्यूरिक एसिड किसी लैब में बना होगा। अच्छा ये लैब में बनने का कुछ एक प्रोसेस रहा होगा, तो उसमें क्या क्या इंप्योरिटीज है वो सल्फ्यूरिक एसिड बनाने वाले लिख देते, ऐसे में लिख देते, एक ऐसे होता है कि इसमें ये इंप्योरिटीज इतना इतना परसेंटेज में प्रेजेंट। ये बात समझ। अच्छा तो अब जब हाइड्रोजन गैस का प्रिपरेशन होता है तो इस गैस के साथ अगर कोई और गैस प्रेजेंट है, एक गैस तो नहीं होगी सल्फर डाइऑक्साइड, ये तुम्हें बताया मैंने अभी, एक गैस सल्फर डाइऑक्साइड नहीं होगी अगर H2SO4 डाइल्यूट फॉर्म में। इसके अलावा भी कोई गैस अगर है तो वो गैस का एक रेंज बनाते हैं,
ये देखो, इसके अलावा जो गैस हो सकती है वो कार्बन का डाइऑक्साइड। इसके अलावा जो, वो क्या हो सकता है, कार्बन का डाइऑक्साइड होता है, सल्फर, सल्फर का डाइऑक्साइड। अच्छा, ये वाले गैस, ये इसको कहते हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और ये आर्सेनिक। फॉस्फोरस का हाइड्राइड, जैसे नाइट्रोजन NH3 बनाता है, नाइट्रोजन अमोनिया बनाता है, फॉर्मूला क्या है, NH3। अच्छा, एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू द सेम ग्रुप हैव सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अगर नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करता है क्या बनता है, NH3। सिमिलरली अगर फॉस्फोरस कंबाइन करेगा तो क्या बनाएगा, PH3, और आर्सेनिक कंबाइन करेगा तो SH3। इसको क्या नाम देते हैं कृष्णा, अमोनिया। इसको कहते हैं फॉस्फीन, इसको कहते हैं फॉस्फीन, और इसको कहते हैं आर्साइन, इसको कहते हैं आर्साइन। तो क्या क्या गैस प्रेजेंट होंगी, या तो कार्बन का डाइऑक्साइड, या सल्फर का डाइऑक्साइड, या फिर क्या गैस प्रेजेंट हो सकती है, अमोनिया नहीं रहता। मैंने ये बताने के लिए बताया बस, अमोनिया नहीं रहता है, क्या रहेगा, फॉस्फीन और आर्साइन। ये समझ आया। अच्छा, और एक गैस रहती है, वो रहती है H2S, H2S, सल्फर का डाइऑक्साइड और सल्फर का हाइड्राइड, H2S। क्या गैस की लिस्ट समझ आ गई, क्या क्या रहेगा, आर्साइन, फॉस्फाइन, CO2, SO2, और एक गैस क्या बताया, H2। और हर गैस हम मान लेते कि प्रेजेंट है, फॉर द सेफ साइड हम क्या करते हैं, 3 बक्सा बना के रखते हैं। तो हाइड्रोजन गैस को डिलीवरी ट्यूब से पास कराए, कलेक्शन टावर में कलेक्ट कर लिया। अब इस हाइड्रोजन गैस में, अब इस हाइड्रोजन गैस में अगर नाम के वास्ते भी कौन कौन सी गैस होगी, SO2 एंड CO2, आर्साइन एंड फॉस्फाइन। दिख रहा है तुम लोग को। अच्छा, एक और गैस क्या बताया, H2S। देखो केमिस्ट्री कैसे रिलेटेड होती है, CO2 और SO2 मेटेलिक ऑक्साइड है कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, ये डिसाइड कर लो। ये मेटेलिक ऑक्साइड है कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, नॉन मेटेलिक। अच्छा, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक ऑक्साइड होते थे कि बेसिक ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड। तुम सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर देखती हो ना, सल्फ्यूरिक एसिड एसिड होता है कि बेस होता है, एसिड होता है। सल्फर का एसिड था वो, तो सल्फर डाइऑक्साइड क्या होगा, एसिड ऑक्साइड। ये एक ऐसा ऑक्साइड है ना जिससे एसिड बन सकता है, CO2। CO2 से कौन सी एसिड बन सकती है, H2CO3, कार्बोनिक एसिड। तो ये नॉन मेटल ऑक्साइड, ये नॉन मेटल ऑक्साइड कैसे होंगे, एसिडिक की बेसिक, ये डिसाइड कर लेना। तो तुम्हें पता चल जाएगा ये कैसा ऑक्साइड है, एसिडिक ऑक्साइड। अच्छा, अगर तुम्हें एसिड को अरेस्ट करना है तो बेस ले लेना, अगर तुम्हें एसिड को अरेस्ट करना है तो यू टेक बेस। क्लियर हो गया, कोई डाउट है इसमें, डाउट है ना। CO2 और SO2 कैसा होता है, acidic oxide. If you want to arrest acidic oxide, take something basic in nature. Acid base reactions are the fastest reaction in chemistry. तो एसिड बेस रिएक्शन होगा, ये गैस अलग हो जाएगी। अच्छा, इसके लिए कौन सा बेस लोगे, जो सॉल्युबल है। सॉल्युबल बेस के नाम बोलो, एल्काली। क्या क्या होते हैं, NaOH और KOH। तो इन दोनों को रिमूव करने के लिए क्या ले लेंगे, NaOH और KOH। क्लियर हो गया। अच्छा, अब ये क्या है, आर्साइन और फॉस्फाइन। आर्साइन और फॉस्फाइन को रिमूव करने के लिए जो सबसे कॉस्टली रिएजेंट हो सकता है वो क्या हो सकता है,
पीरियोडिक टेबल में सबसे कॉस्टली एलिमेंट क्या लगता है? नॉर्मल मेटल, अच्छा मेटल, नॉर्मल मेटल क्या लगता है? अरे गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, लोहा, एल्यूमिनियम, हाँ सिल्वर। अच्छा सिल्वर का भी क्या लोगे? नाइट्रेट। तो इनको रिमूव करने के लिए क्या लोगे? सिल्वर, सिल्वर नाइट्रेट। और H2S, H2S सॉल्युबल होता है कि इनसॉल्युबल? सॉल्युबल। अच्छा तुम्हें सॉल्युबिलिटी चार्ट में बताया था, सोडियम, पोटेशियम अगर सल्फाइड मेटल के साथ रहता है, सोडियम और पोटेशियम सल्फाइड सॉल्युबल होता है, अमोनियम सल्फाइड सॉल्युबल होता है, बाकी और सल्फाइड मेटल सल्फाइड इनसॉल्युबल होता है। भूल गए ना? फिर से बोल। सल्फाइड है ना ये, हाइड्रोजन सल्फाइड सॉल्युबल है कुछ, बाकी गैस, बाकी अगर मैं मेटल सल्फाइड की बात करूं, मेटल सल्फाइड, बाकी अगर मैं मेटल सल्फाइड की बात करूं तो सारे मेटल सल्फाइड इनसॉल्युबल होते। कौन कौन सॉल्युबल थे? सोडियम, पोटेशियम और अमोनियम। नाउ व्हाट आई डू इस H2S को हम पास करा देते हैं PbNO3 से। अच्छा लेड का एकमात्र सॉल्ट सॉल्युबल होता है, वो क्या होता है? लेड नाइट्रेट। तो जैसे ही H2S लेड नाइट्रेट के कांटेक्ट में आएगा, लेड का क्या बन जाएगा? सल्फाइड। लेड सल्फाइड क्या होता है? इनसॉल्युबल। लेड सल्फाइड इनसॉल्युबल। तो अच्छा H2S का रिमूवल कौन करेगा? लेड नाइट्रेट। आर्साइन फॉस्फाइन का रिमूवल कौन करेगा? AgNO3। CO2 SO2 का रिमूवल कौन करेगा? हाँ NaOH और KOH। अच्छा अब अगर इसमें थोड़ा सा मॉइस्चर है तो मॉइस्चर को रिमूव करने के लिए हम नेक्स्ट वाटर चैप्टर में पढ़ेंगे, ड्राइंग एजेंट और डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज करते हैं। क्विकलाइन, कैल्शियम ऑक्साइड, ये H2O मॉइस्चर लिख रहा हूं मैं। अगर मॉइस्चर है तो मॉइस्चर को रिमूव कौन करेगा? CaO इज नोन एज क्विक लाइन, एक्ट्स एज ड्राइंग एजेंट। और तुम्हें अगर कुछ यूज करना है, और अगर तुम्हें कुछ यूज करना है तो इसके साथ तुम P2O5 भी यूज कर सकते हो, फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड भी यूज कर सकते हो, वो भी ड्राइंग एजेंट। तो अब इस हाइड्रोजन में जो भी इंप्योरिटीज प्रेजेंट होंगी, मैं क्या करूंगा ऋषि, यहाँ हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इस हाइड्रोजन को पहले कहां से पास कराऊंगा? AgNO3 से। फिर इसको कहां से पास करा दूंगा? PbNO3 वोल्टवाइज से। फिर इसको कहां से पास करा देंगे? या तो NaOH या KOH से। और बचा कुछ मॉइस्चर, इसको कहां से पास करा देंगे? क्विक लाइन से। और यहाँ जो हाइड्रोजन मुझे मिलेगा वो हाइड्रोजन क्या होगा? ड्राई होगा। वो हाइड्रोजन क्या होगा? प्योर होगा। ये समझे? नहीं समझे? इसको अगर मैं AgNO3 से पास कराता हूं तो यहाँ किसका एब्जॉर्प्शन होगा? आर्साइन और फॉस्फाइन। यहाँ किसका रिमूवल होगा? H2S। यहाँ किसका रिमूवल होगा? CO2 एंड SO2। यहाँ किसका रिमूवल होगा? मॉइस्चर। और यहाँ तुम्हें क्या मिलेगा? ड्राई और प्योर हाइड्रोजन गैस। समझे?